जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ प्रैक्टिस सेट 14 में। ये लास्ट आपका प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आपकी टॉपिक वाइज मैराथन होगी जिसमें हम कंप्लीट हिंदी का बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेंगे। तो बिना समय गवाए हुए प्रैक्टिस सेट 14 का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बताएंगे पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। आदिकाल की ये रचना है। पृथ्वीराज रासो आप सभी को पता है चंद बरदाई ने लिखी है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जागो रे मेरे परमल परमाल रासो, इनकी रचना परमाल रासो। ठीक है। नरपति नलहा, क्या नरपति नलहा, तो नरपति नलहा की बिसल देव रासो, बिसल देव रासो। ऐसे ही बहुत सारे हैं बेटा, ऐसे ही बहुत सारे हैं। जैसे आपसे पूछ ले खुमान रासो किसकी है, दलपति की है। खुमान का दल कैसे याद रखोगे, खुमान रासो किसने लिखी थी, दलपति विजय ने लिखी थी। मैंने कैसे याद रख रखा है, जागोरे मेरे परमल, नर का 20 और दल का खुमान, ऐसे आप याद कर सकते हो। लोहा मानना, लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता उसकी स्वीकार करना कि भाई तू श्रेष्ठ है। धर्मात्मा दीर्घ संधि है, धर्म धन आत्मा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि, तो आप निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइए। हैं, बताओ भाई कितना कैसे क्वेश्चन है ये। एक मिनट, टाइपिस्ट भैया क्वेश्चन नंबरिंग नहीं डालते। दूसरा, तीसरा, ये हो गया आपका बेटा चौथा। तो आपका 14वें प्रैक्टिस सेट का चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो आप निसंकोच चले जाइए। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंखों के सामने घटित होने पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। प्रत्यक्ष, अगर आप इसको तोड़े तो यण संधि है, प्रतिधन अक्ष, अक्ष मतलब होता है बेटा आंख, आंखों के सामने। ठीक है, प्रतिधन एक, इसमें भी यण संधि है, ये एक को प्रदर्शित करता है। चलो भाई पैराग्राफ पर आ जाते हैं। यहाँ मैथिली शरण गुप्त के बारे में वह, मैथिली शरण गुप्त गांधी युग के प्रतिनिधि कवि है। अपने जीवन के प्रौढ़ काल में ही वे इस गौरव के अधिकारी हो गए थे। गांधी युग का प्रतिनिधित्व एक सीमा तक संपूर्ण आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व भी माना जा सकता है। गांधी युग की प्राय समस्त मूल प्रवृत्तियां राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन गुप्त जी के काव्य में प्रतिफलित है। यह प्रतिफलन प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है। कुछ रचनाओं में युग जीवन का स्वर मुखर है और उनमें वातावरण की हलचल का प्रत्यक्ष चित्रण किया गया है। इनमें कवि राष्ट्र कवि के दायित्व का भी पालन करता है। कुछ अन्य रचनाओं में युग चेतन अत्यंत प्रखर है परंतु वह प्रच्छन्न है। गुप्त जी के संस्कार मूलतः सामान्य थे और उनके घर का वातावरण वैष्णव था, तथापि वे समय के साथ चलने का निरंतर प्रयत्न करते थे। देश के विभिन्न आंदोलनों को समझने का भी प्रयत्न करते थे। उनकी प्रतिक्रिया प्राय प्रखर और प्रबल होती थी। गांधी युग की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद ने भी किया अपने ढंग से, जयशंकर प्रसाद जी ने भी किया। प्रेमचंद की दृष्टि बहुमुखी थी, उनकी चेतना सामाजिक राजनीतिक थी। प्रसाद की दृष्टि अंतर्मुखी थी और उनकी चेतना एकांत रूप में सांस्कृतिक थी। गांधी युग की प्राय सभी प्रमुख समस्याओं को उन्होंने ग्रहण किया परंतु उनके बहिरंग में उनकी रुचि नहीं थी। अपने नाटकों में प्रसाद ने उन्हें पूर्णतः सांस्कृतिक रूप में प्रस्तुत किया, कामयानी में आध्यात्मिक धरातल पर। अपने उपन्यासों में प्रसाद उन्हें राजनीतिक सामाजिक धरातल पर ग्रहण करते थे परंतु शीघ्र ही उनके बहिरंग रूपों को भेद कर उनमें निहित सांस्कृतिक तत्वों का चित्रण भी करने लगते हैं। गुप्त जी की स्थिति मध्यवर्ती है, उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय संस्कृति है। उनमें न तो प्रेमचंद के समान व्यवहारिकता का आग्रह है और न प्रसाद की तरह दार्शनिकता का। उनमें सगुण तत्व अधिक है। प्रेमचंद में धर्म भावना का अभाव है तो प्रसाद में लोक भावना का। गुप्त जी में लोक चेतना का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। हाँ भाई, इतने बड़े बड़े आएंगे, मुझे ही सांस चढ़ गया। चलो बताओ बेटा, पहले का ऑप्शन सही वक्तव्य क्या है। गुप्त जी के संस्कार सामान्य थे, ये तो पहले ही ऑप्शन आ गया। यही तो लिखा था, कहाँ लिखा था, सामान्य थे। ये देखो यहीं पे, देखो मुझे इतना इतना याद हो जाता है, ये रे सामान्य थे, देख लो मैंने अंडरलाइन कर दिया, मतलब मुझे इतना याद रह जाता है एक बार पढ़ते ही। चलो दूसरे का बताओ, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है।
गुप्त जी राष्ट्र कवि के, बिल्कुल। गुप्त आधुनिक काल के, बिल्कुल। प्रसाद के नाटक में गांधी, बिल्कुल भाई। प्रसाद के भी नाटक में, प्रेमचंद में भी। तो गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है, ये वक्तव्य गलत है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो बेटा बात किसकी स्टार्ट हुई थी? गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त की। बात खत्म। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? प्रच्छन्न, बहिरंग, लोक चेतना या जन काव्य? किसका प्रयोग नहीं हुआ? जन काव्य का नहीं हुआ। प्रच्छन्न, बहिरंग, अतरंग, लोक चेतना, इनका हुआ। मैथिली शरण गुप्त किस युग के प्रतिनिधि कवि है? भाई गांधी युग के हैं, ठीक है, क्योंकि गांधी जी के ऊपर ही है। दूसरा पैराग्राफ और ये लास्ट पैराग्राफ है। अगर आप 14 सेट है बेटा, 14 की 2 से गुणा करेंगे तो आपने 28 पैराग्राफ कर लिए। अगर आप 14 की 15 से गुणा करेंगे तो बेटा 15 चौका 60 और 15 6 21, आपने 210 प्रश्न कर लिए। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपनी दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपटकर बाकी समय मुक्त है, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरे तौर से भीड़ में ही फंसे हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है, वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वहां भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं, हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। वास्तव में बिल्कुल सही, हमारे चारों तरफ जीवन नहीं है, बस भीड़ है बेटा, जो अपनी शकल भीड़ के पर्दों पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शकल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शकल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका अभिप्राय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शकल का नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। जो मतलब जो अपने को पहचान लेगा वो भीड़ से अलग हो जाएगा, जो नहीं पहचान पाएगा वो इस भीड़ में ही रहेगा। तो बताओ, भीड़ में फंसे लोग, गद्यांश का शीर्षक बताओ। तो बेटा भीड़ में कवि, और ये आपकी 4th या 5th क्लास का मेरे सामने मेरा भी था, ये मेरी किताब में भी था, ये भीड़ में कवि। तो वो भीड़ में वो दुनिया को बता रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद को भी बता रहा है कि भीड़ में मैं भी हूं और मैं इस भीड़ से अलग कैसे हूं। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? अगर आप अपनी शकल देख लेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हम भीड़ में हैं। भीड़ किन के लिए रुकावट है? भीड़ किन के लिए रुकावट है बेटा, बताओ किन के लिए रुकावट है? मोटर में चलने वालों के लिए। किसके लिए? मोटर में चलने वालों के लिए। क्यों भाई? ब्रेक नहीं मारना पसंद करते। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? बेटा भीड़ का इस्तेमाल भीड़ के लिए ही किया जाता है। ये पुलिस वाले भी तो ऐसे ही करते हैं, अपने लोग बैठा देंगे और धरने में और उतरा उतरी मचा देंगे, फिर मार देंगे सभी के, धरना समाप्त हो गया। तो भीड़ में फंसे लोगों के ही विरुद्ध ही भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? बेटा सत्ताधारी करते हैं। इसमें आपका सत्ताधारी का ही तो जिक्र किया है। लो भाई, आज आपके 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपकी मैराथन चलेगी। आपको कमेंट करके बताना है कि लाइव लूं या रिकॉर्डेड लूं। टॉपिक वाइज आपकी मैराथन होगी। 14 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं। 14 के 14 प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगे? 210 क्वेश्चन या पैराग्राफ कहूं तो 28 पैराग्राफ मैं आपको करवा चुकी हूं। तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये पैराग्राफ आप सभी को कैसे लगे। इतनी ही स्पीड से पढ़ना है और फटाफट क्वेश्चन के जवाब देने हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं हिंदी इतने दिन पहले उठा लूंगा तो हो जाएगा, अगर वे स्टूडेंट इस चीज को सोचते हैं तो उनके 15 में से 15 आने चाहिए भाई, आने ही चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी
बूस्टर सब्जेक्ट है आप सभी के लिए। तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, हर हर महादेव। हिंदी बाय स्वाति मैम। इंस्टाग्राम पर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी प्यारे बच्चों को हर हर महादेव।